हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। यस, और टुडे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर या फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये वाला हमारा जो सीरीज है ये भी जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हमारा सीरीज 20 आई गेस लेक्चर्स 22 लेक्चर्स का हुआ है, वैसे ही हमारा ये वर्क, पावर, एनर्जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ट्रेसेस आपको लास्ट तक देखने को मिलेंगे कि वर्क, पावर और एनर्जी ये फैक्टर्स, ये फिजिकल फैक्टर्स आपको इवन इन पेपर 2 मतलब 12th स्टैंडर्ड में भी इसके कॉन्सेप्ट्स आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं और बहुत ताकतवर, मतलब बहुत ताकतवर इन द सेंस बहुत लेजिमिटेड तरीके से, बहुत स्ट्रांगली इसके कॉन्सेप्ट्स कभी कभी पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे कभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लोगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लोगे, ग्रेविटेशन पढ़ लोगे, तो सब में भी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, एनर्जी वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमेशा आप हर आने वाले पैरामीटर्स को स्टिक कर सकते हो। तो उस लिहाज से हमको इस चैप्टर को समझना है, उस लिहाज से हम इस चैप्टर को हमको पढ़ना है और उस लिहाज से अपन सभी न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू प्लेलिस्ट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, नोट्स निकालना बंद नहीं करना है, नोट्स निकालते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब वर्क यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? कब कहेंगे हम कि वर्क हुआ है? जब किसी फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस होगी, एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगी, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर पे जाएंगी, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। मान लो कि बॉडी चलकर एक जगह से दूसरे जगह गई और वापस दूसरे जगह से चलकर अपनी जगह वापस आ गई, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। हालांकि डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बॉडी में वर्क हुआ है। सो व्हेन अ वर्क इज सेड टू बी डन, तो यहाँ पे अपन एकदम प्रीलिमिनरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। यहां लिख देंगे अपन, वर्क is said to be done on the body by the force कब when body displaces or change its पोजीशन। अगर बॉडी डिस्प्लेस हो गई या फिर बॉडी ने अपनी अगर पोजीशन चेंज कर ली, तो हम कहेंगे कि बॉडी पे वर्क डन हुआ है किसी फोर्स द्वारा। वर्क डन हमेशा किसी फोर्स द्वारा ही होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन, इस तरह से रहेगा। सो वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी व्हेन द फोर्स on the body by the force when the body displaces or changes its position, मतलब from initial position to some final position। by default वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। अब जैसे मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक है बेटा, ऑब्वियसली पहले तो हम कंसिडर करेंगे इस ब्लॉक को ऑफ मास m, रखा है हमने स्मूथ सरफेस पे। कैसे सरफेस पे रखा है? स्मूथ सरफेस, मतलब कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब ये बॉडी डिस्प्लेस कब करेंगी? जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे। विदाउट कोई फोर्स तो बॉडी डिस्प्लेस करेंगे नहीं बेटा। तो मान लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, a body continues to be in a state of rest or of uniform motion unless and until some external unbalanced force acts on a body। अब जैसे मान लो इस बॉडी पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया बेटा F, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया F, तो ये बॉडी खींची जाएंगी आगे। तो ये हो गया बॉडी का इनिशियल पोजीशन। और मान लो कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, द बॉडी ऑफ मास m ड्यू टू दिस फोर्स बाय द वर्च्यू ऑफ दिस फोर्स कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट S। देखो मैंने डिस्टेंस कभी नहीं बोला, क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट। कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना? S। covers a displacement, कितना डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने बेटा? S इतना डिस्प्लेसमेंट किया। सो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन दैट डायरेक्शन। मतलब क्या सर? थोड़ा समझा नहीं, समझा के बताओ। सो व्हाट इज वर्क डन? बेसिकली वर्क डन जो होता है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। क्या है बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर्स? एक हो जाएगा हमारा फोर्स वेक्टर एंड दूसरा हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
अब क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख दिया है तो ध्यान से देखिए, वर्क डन हो जाएगा हमारा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा, लेकिन फोर्स ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर है, उसका हम क्या ले रहे हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ तो आपको पता है ए बार डॉट बी बार क्या होता है, वी नो डैट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी नो डैट ए बार डॉट बी बार क्या होगा बेटा, व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या लिखेंगे बेटा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब सर ज्यादा ऐसा ना रहते हुए सीधा सीधा हम ए बी कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली सर। तो व्हाट विल बी वर्क डन, वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो इसी को मैं थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस इंटू एस। तो एफ कॉस थीटा क्या है सर, एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपको इस फिगर से नहीं समझेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है सेम, या फिर एक काम करो, इसी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में ना लगाते हुए फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देता हूं एफ, विच इज एट एन एंगल कितना, थीटा। तो इस फोर्स के देखो बेटा दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कौन सा, एक बनेगा एफ कॉस थीटा और एक बनेगा एफ साइन थीटा। अब वर्क डन क्या कहलाएगा, वर्क डन इज नॉट दिस फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, नो, गलत, ऐसा ना करना। वर्क डन इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा उस डायरेक्शन का फोर्स का कंपोनेंट क्या है, सो दैट इज एफ कॉस थीटा इनटू एस, नॉट एफ इनटू एस। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको लेना है, तो हम लेंगे एफ कॉस थीटा इनटू एस। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कंपोनेंट लेना, कैसे लेना, वो सीधा सीधा क्या करे, एफ ले, मान लो 10 न्यूटन है, एस ले, मान लो 5 मीटर है, और उनके बीच का एंगल ले ले। मैं इसको आपको एक न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान दो कि जैसे मान लो एक फोर्स लग रहा है बॉडी पे, एकदम सिंपल ले लेंगे, 5 kg की बॉडी है, मास से हमको कोई लेना देना नहीं है, तभी पे लिख देंगे यहाँ पे 5 kg की बॉडी, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पे, कितनी डिग्री पे, 37 डिग्री पे। इस कारण से बॉडी डिस्प्लेस हो गई, एस ले लेंगे हम, 10 मीटर डिस्प्लेस हो गई। तो अगर मैंने सिर्फ आपको ये कहा होता कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या लिखते हैं कि वर्क डन जो है भाई साहब दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है बेटा 100, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका 10, नहीं डिस्प्लेसमेंट 10 नहीं 5 ले लेते, थोड़ा चलेगा, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे अपन 5, तो 10 इंटू 5, तो आप क्या लिखते हैं सर, ये हो जाएगा मेरा 500, कितना हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा 500 जूल्स। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। लेकिन ये गलत है, वर्क डन इज नॉट ओनली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सब फिर फर्क क्या पड़ने वाला है, ऐसा फर्क क्या पड़ने वाला है, बिल्कुल पड़ने वाला है सर, क्योंकि अगर आप एफ एस कॉस थीटा लिख रहे हो बेटा तो वर्क डन हो जाएगा आपका एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, मतलब भी आपका वर्क डन हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा इंटू एस। मतलब भी आपको फोर्स वो नहीं लेना है जो किधर भी लग रहा है, वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब क्या लेना है सर कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम वर्क डन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement and displacement. So what is the component of force in the direction of displacement? 100 का इधर component क्या रहेगा बेटा, 100 cos 37, and what is 100 cos 37 degree? It is 80 newtons. और ऊपर component क्या रहेगा बेटा, 100 sin 37 which is 60 newtons. तो 60 newtons से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि it is not the component of force in the direction of displacement. What is the component of this force in the direction of displacement? कितना, 80. तो 80 क्या है मेरा, f cos theta। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर कि आंसर है 80 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर 400 जूल। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे कि सर वर्क डन तो आपने लिख दिया सर एफ एस कॉस थीटा, तो काय को कंपोनेंट लेना, सीधा सीधा लिख दो सर एफ, सीधा सीधा लिख दो सर एस, और सीधा सीधा एंगल ले लो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का, कॉस ऑफ एंगल ले लो। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, वर्क डन हो जाएगा हमारा 500 इंटू कॉस 37 हो जाएगा हमारा 4/5, तो आंसर हो जाएगा 400 जूल। 400 जूल ऐसा भी किया तभी भी चलेगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास, क्या दो, सोचो मत कि किधर फोर्स का कंपोनेंट लेना है या नहीं लेना है, कुछ नहीं, बस फोर्स को पकड़ो 100 न्यूटन,
डिस्प्लेसमेंट को पकड़ो 5 न्यूटन, और उनके बीच में देख लो कोई एंगल है क्या, हाँ है, तो कॉस ऑफ वो एंगल ले लो। तो फोर्स को पकड़ लिया 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को पकड़ लिया 5 न्यूटन, और उनके बीच में कोई एंगल है कि हाँ है ना सर, कितना 37 डिग्री, तो लिख दो कॉस 37 400 जूल इज द आंसर। अगर आपको एंगल नहीं लिखना है तो आप क्या करो, फोर्स का कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहले ही आपने यहाँ पे एफ कॉस थीटा ले लिया, तो अभी वापस से एफ कॉस थीटा लेके वापस कॉस थीटा मत ले लेना, क्योंकि इटसेल्फ एफ कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो बाय डिफॉल्ट कॉस 0 होता है 1, इसलिए वापस कॉस कॉस मत करना, नहीं तो एफ कॉस 37 इंटू एस इंटू कॉस 37, हे बापा ऐसा मत करना। सो इटसेल्फ एफ कॉस थीटा इज इटसेल्फ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कोई एक मेथड लेके आप हमेशा चले, कोई एक मेथड लेके आप हमेशा चले। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि कंपोनेंट मत लो, आप सीधा सीधा लो, एफ लिखो, एस लिखो, और जो उनके बीच का एंगल है उसका कॉस एंगल लिख दो, दैट इज वर्क डन, खत्म। अब मैं हमेशा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, जूल जूल्स, क्या लिख रहा हूँ, जूल जूल्स। तो यहाँ पे अपन लिख देखिए कि जूल जो है, जूल इज द एसआई यूनिट, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। और 1 जूल यानी कितना होगा बेटा, 1 जूल कब कहेंगे अपन कि वर्क डन इज 1 जूल, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय 1 सेकेंड ने सर 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन के फोर्स ने बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया तो आप बोलेंगे कि वर्क डन कितना हुआ है सर, 1 जूल। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स इज 1 न्यूटन, displaces the body by 1 meter, then the work is said to be, work done is said to be 1 joule, work done by that force is said to be 1 joule। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि 1 जूल माने 1 न्यूटन मीटर, तो जूल हो गया बेटा ऐसा यूनिट। बाकी भी यूनिट से बेटा अगर आपको याद हो गया तो ध्यान दो, 1 जूल मतलब भी बेटा 1 न्यूटन मीटर, मतलब भी हम इसको लिख सकते हैं बेटा 10 to the power 5 डाइन, 1 न्यूटन मतलब 10 to the power 5 डाइन, इंटू 1 मीटर मतलब 10 to the power 2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं फिर 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज अर्ग, तो 10 to the power 7 अर्ग, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी सजा के लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मतलब हो जाएगा सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को हम लिख सकते हैं बेटा कि 1 जूल इज 1 वैसे के वैसा। व्हाट इज 1 केजी, 10 to the power 3 ग्राम्स। व्हाट इज 1 मीटर स्क्वायर, 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड वैसे के वैसा। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे इक्वल्स टू 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब भी लिख देंगे यहाँ पे कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। तो जूल हो गया आपका ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, और अर्ग हो गया आपका बेटा सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, या फिर न्यूटन मीटर। ये भी, अब ये न्यूटन मीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, ये तो एक एमकेएस भी है उसमें एसआई भी है, तो खिचड़ी यूनिट हो गया वो, ठीक है। तो 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्ग। अब यही यूनिट ऑफ फोर्स हमें इस्तेमाल नहीं करने, आगे चलकर हमको काफ़ी यूनिट्स ऑफ वर्क आने, जैसे अपन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, काफ़ी बात का चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आपको क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि सर जैसे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या फिर मास ऑफ 1 प्रोटॉन हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10 to the power -27 kg, एक अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे हमको कार्बन एटम का मास लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, उसमें 12 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, तो जो कुछ हम उसका लिखता है मास 1.6 इंटू कार्बन में से 6, तो जैसे हम लिखते हैं उसका मास 12 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -27 kg। अब इतना हमेशा 1.6 2.7 इंटू 1.6 है, सॉरी मेरा गलत हो गया, 1 प्रोटॉन का मास क्या रहेगा 2.7, लगभग 2 नहीं सही तो है मेरा, 1.6 इंटू 10 to the power -31 minus 9.1 into 10 to the power -31 is the mass of electron, and 1.67 जो कुछ होगा into 10 to the power -27 is the mass of proton। ठीक है,
अब इसको अगर मुझे लिखना है बेटा, हमेशा ऐसे लिखूंगा कि मैं कि जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन को तो मास अपन कंसिडर करते ही नहीं, क्योंकि वो तो 1800 गुना कम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में, 9.1 इंटू 10⁻31। तो हम ऐसा लिखेंगे कि हमेशा कि 6 प्रोटॉन्स है भाई और 6 न्यूट्रॉन्स है, तो 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 kg। नहीं, हमने क्या कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻27 kg को एक एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। तो फिर व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, 12 इंटू 1 AMU, क्योंकि 1 AMU मतलब क्या, 1.6 इंटू 10⁻27। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 12, अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है तो उसका मास हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, नहीं 12 AMU। उसी तरह से 1.6 इंटू 10⁻19 जूल को हम लिखते हैं बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर किसी की एनर्जी होंगी 3.2 इंटू 10⁻19 जूल, तो हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट, खत्म। वैसे और एक यूनिट है बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा, मेगा मतलब 10⁻6। सो व्हाट विल बी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6, तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻13 जूल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे और एक इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ फोर्स, अगर आपने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अगर आपने पढ़ा होगा, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे पढ़ चुके, ये वाला कौन सा, वैट, किलोवाट आवर, है ना, क्लास 10th में सीबीएसई में भी था ये। किलोवाट आवर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा बेटा, किलोवाट आवर। अब देखो 1 किलोवाट आवर मतलब कितना एनर्जी, किलोवाट, ये तो पावर का जगह बोलना, वैसे 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल ऑफ एनर्जी। देखो 1 वैसे के वैसा, किलोवाट मतलब क्या, इंटू 10⁻³ वैट, इंटू 1 आवर मतलब कितना बेटा, 3600 सेकेंड। तो इसको अपन लिख सकते 10⁻³ इंटू 3600 इंटू, ये वैट मतलब होता है बेटा पावर का यूनिट, दैट इज जूल पर सेकेंड, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकेंड, इंटू क्या कर देंगे सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, इसको मैं लिख सकता बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो सीधा सीधा हम लिख सकते बेटा कि 1 किलोवाट आवर इज अप्रोक्सीमेटली क्या, इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, वर्क है बेटा, वर्क बोलो या फिर एनर्जी बोलो, कुछ भी, वर्क एनर्जी और इक्विवेलेंट, वो आगे चलकर हम पढ़ना ही है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लिख सकते या फिर बेसिकली वर्क लिख सकते अपन, है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी इक्विवेलेंट है, आगे चलकर अपन पढ़ने ही वाले हैं। क्लियर है सर। तो ऐसा यूनिट ऑफ जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, 1 जूल यानी 10⁻7 अर्ग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी मैंने और एक आपको एक यूनिट बताया, और ये 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर है सर। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया तो आ गया होंगे कि बेसिकली व्हाट इज वर्क डन। अब अपन पढ़ेंगे वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। चलिए और एक डेफिनेशन ऑफ वर्क हम यहाँ पे लिख लेते हैं फास्ट में सबसे पहले, कि वर्क डन, अभी हम और थोड़ा आगे चलकर क्या पढ़े बेटा, कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, dot product of force and displacement vector. Work done is dot product of force and displacement vector, force vector and displacement vector. और एक डेफिनेशन क्या पढ़े हम, बोलो वर्क का, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन by the force is the product of, dot product नहीं बेटा, is the product of component, is the product of component of force in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement, in the direction of displacement and displacement. और क्या तीसरा डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि वर्क डन
is the product of magnitude of force, displacement and cosine of angle between force and displacement. Cosine of angle between force and displacement vector. तो वर्क डन ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है. वर्क डन क्या बोलते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब एफ कॉस थीटा इंटू एस. वर्क डन क्या है आपका, वर्क डन है आपका एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये भी वर्क डन है. और लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा कि वर्क डन इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. ज़्यादा खिचड़ी हो गया क्या, नहीं ना, दिख रहा है ना, थोड़ा सा हो गया लेकिन इट्स ओके. ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, अगर आपने लिख लिया होगा तो. ठीक है, क्लियर है. तो हम कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे वर्क का कौन सा डेफिनेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, थर्ड डेफिनेशन. सिंपल, फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो, दोनों के बीच का कॉस ऑफ एंगल लिखो, खत्म करो बात को. ठीक है, अभी कभी कभार ये कन्वीनियंट नहीं होता है तो कोई दूसरा डेफिनेशन भी हम इस्तेमाल कर लेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हमको पढ़ना है बेटा कि वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो वर्क डन, वर्क हमेशा किसी फोर्स द्वारा होता है. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन, वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन ए. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सेकेंड, magnitude of force. Second, displacement of the body. Displacement of body. Third, angle between. अब यहाँ पे आप cos of angle between लिख सकते थे, angle between force vector and displacement vector. और last, any of the above combination. Any of the above combination. Any of the above combination. वर्क डन कैसी क्वांटिटी है सर, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. अब वर्क डन जो है, ये पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, आप भी फास्ट लिख लो. वर्क डन जो है ये डिपेंड करता है बेटा कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. अब आप बोलोगे सर वर्क डन तो स्केलर है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों. देखो ध्यान दो, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. आ गया ना कि बाहर चला गया. वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. वर्क डन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन ये नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन ये जीरो भी हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. अब कैसे, देखो ध्यान दो, किसका मीनिंग क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लो कि वर्क डन है यहाँ पे, इस केस में हम एक ही केस लेते जाएंगे और फास्ट में डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, पहला केस कि मान लो बॉडी एम पे फोर्स लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में. सो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज वही एफ बार डॉट एस बार. तो हम लिखेंगे एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज 1, तो आंसर हो जाएगा बेटा एफ एस. ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हो गया, इससे ज़्यादा अभी सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क हो गया, इससे ज़्यादा अभी फॉर इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हो नहीं सकता वर्क, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0. मान लो अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में न लगाते हुए फोर्स अगर मैंने थोड़ा सा तिरछा लगा दिया इस डायरेक्शन में एफ, और ये एंगल ले लिया मैंने थीटा.
सो व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस केस? इस केस में वर्क डन क्या होगा? व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस केस? वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस केस में व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स? हम क्या बोल रहे थे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखो और उनके बीच का एंगल लिख दो कॉस थीटा जो कुछ है। तो व्हाट इज वर्क डन इस केस में बेटा? एफ एस कॉस थीटा। मान लो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे ले रहे हैं, फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ एंगल पे फोर्स लगा है तो वर्क डन उतना नहीं हो पाएगा जितना पहले केस में हुआ था। हालांकि वर्क डन अभी भी पॉजिटिव ही है, इस केस में भी पॉजिटिव है लेकिन मैक्सिमम है, इस केस में भी पॉजिटिव है लेकिन पहले से कम है, क्योंकि जितना फोर्स चाहिए था उतना उस दिशा में नहीं लग रहा है। आप 10 न्यूटन अगर इधर लगाओगे तो अलग बात है, लेकिन 10 न्यूटन अगर आप 37 डिग्री पे लगा रहे हो तो 10 का cos 37 मतलब कितना लग रहा है? एक्चुअली इधर 8 न्यूटन ही लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहा है बेटा यहाँ पे? 5 मीटर पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल। तो पहले से कम वर्क डन होगा उस बॉडी पे। थर्ड केस कि जो आप फोर्स लगा रहे हो बेटा वो ऐसा भी नहीं लगा रहे हो, वो आप क्लियरली कैसे लगा रहे हो? परपेंडिकुलर। यहाँ पे तो एक्यूट, यहाँ पे 0 एंगल था, पैरेलल था। यहाँ पे कैसा था बेटा? पैरेलल। यहाँ पे कैसा एंगल है? एक्यूट। यहाँ पे कैसा लगा रहा है बेटा? फोर्स को लगा रहा है बेटा ऊपर, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन रहेगा बेटा वापस वही एफ बार डॉट एस बार, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखो और कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाता है सर 0। ये हो गया बेटा नो वर्क डन, नो वर्क डन। क्यों? क्योंकि राइट एंगल परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर होगा तो अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो वर्क डन बेसिकली है क्या? डॉट प्रोडक्ट ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। हमने पढ़ा था ना स्केलर्स और वेक्टर्स में, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दोनों वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा, खत्म। इसलिए फोर्स क्या आ गया? 0। तो यहाँ से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है क्या? कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट को तो उस फोर्स के द्वारा तो इस बॉडी पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई दूसरा फोर्स है जो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क नहीं हो रहा है, कोई दूसरा फोर्स होगा जिसके द्वारा वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया हमारा? निगेटिव। अब मान लो आपने फोर्स लगा दिया बेटा ऑब्ट्यूज एंगल पे, इधर लगा दिया फोर्स, ये एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज। तो इसके और दो कंपाउंड्स बनेंगे, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? तो ये वाला कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट करवाएगा नहीं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा एफ का, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला है ना, जो कुछ रहेगा, जैसे मान लो अगर ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, एंगल कैसा भी ऑब्ट्यूज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट इज वर्क डन, वापस वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा एफ एस कॉस ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे? थीटा। लेकिन थीटा क्या है अब यहाँ पे आपका? ऑब्ट्यूज। तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, कॉस 90 के ऊपर क्या आता है आंसर? 0। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एंगल कैसा बेटा अभी आपका? ऑब्ट्यूज। अब मान लो अगर आपका वर्क डन आया बेटा निगेटिव, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो फोर्स काम कर रहा है बेटा, द फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जिधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके विरुद्ध दिशा में, अपोजिट दिशा में, एंटी पैरेलल दिशा में फोर्स लग रहा है, इसलिए वर्क डन कैसा है? नेगेटिव काम कर रहा है, ये पॉजिटिव काम नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर एंगल 0 होता तो डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करता, अगर एंगल एक्यूट भी होता तो उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करता, अगर परपेंडिकुलर होता तो न्यूट्रल रहता, ना सपोर्ट करता ना अपोज करता। लेकिन अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो अभी इसको क्या कर रहा है? इसका ये कंपोनेंट तो कुछ काम का नहीं क्योंकि ये कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका ये कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है? अपोज। क्या कर रहा है? अपोज। और क्योंकि अपोज कर रहा है इसलिए बोलेंगे अपन वर्क डन बाय दैट फोर्स इज नेगेटिव। जिधर जाना चाहिए उसके अपोजिट उसको लगा रहा है फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स बोल रहा है इधर जा। फ्रिक्शन का काम होता है बेटा ये, फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव का अर्थ ये होता है कि एंगल ऑब्ट्यूज है और दूसरा अर्थ ये होता है कि फोर्स इज अपोजिंग द मोशन नॉट असिस्टिंग द मोशन। और लास्ट बेटा ई, अगर फोर्स लग रहा है आपका पूरा का पूरा एंटी पैरेलल इधर, तो अब एंगल हो जाएगा बेटा 180। तो व्हाट विल बी वर्क डन? वर्क डन विल बी अगेन फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो हो जाएगा एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री, एफ एस कॉस 180 हो जाएगा बेटा माइनस एफ एस। ये हो जाएगा निगेटिव और मिनिमम, इससे कम अभी फोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? एंटी पैरेलल। खत्म। तो क्या लिख सकते हैं अपन? PARALL हियर, एंटी पैरेलल। तो वर्क डन कब ज्यादा है बेटा? जब एंगल है 0 पैरेलल। वर्क डन कब 0 है बेटा?
जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, वर्क डन का मिनिमम है बेटा जब फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। बाकी फिर केस में एक्यूट में हल्का सा पॉजिटिव, ऑब्टूज में हल्का सा नेगेटिव, खत्म। मैक्सिमम मिनिमम 0, दैट्स इट, खत्म। सो फोर्स कैसा लग रहा है सर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क डन कैसा है। नेचर ऑफ वर्क डन कैसा है, मैं यहाँ पे एक लाइन में आपको लिख देता हूँ कि पॉजिटिव वर्क मीन्स वर्क अगर आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, force acting on the body is assisting the body in motion। और फोर्स अगर आपका कैसा होगा, नेगेटिव, तो लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज opposing the body in motion, is opposing the body in motion। तो assisting opposing। चलो ये समझने के लिए है ना, हम एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। चलो न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझ गया है। हाँ देखो भाई साहब, एक ब्लॉक ले लेंगे जिससे मास का हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 2 kg ले लो, टेंशन ना लो। फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, मान लो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। म्यू भी ले लेते, चलो मज़ा आ जाएगा। 0.3 ले लेते बेटा म्यू, 0.3 नहीं लो सर, 0.25 ले लो, 0.25 ले लो बेस्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, by 5 meters in the right direction, बॉडी को 5 मीटर से राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाना है, इसलिए फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस के वजह से बॉडी में कितना वर्क डन हुआ ये हमको बताना है। अब सरफेस स्मूथ है क्या, नहीं है। सरफेस स्मूथ है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बॉडी में फोर्सेस कितने लग रहे हैं और कौन सी दिशा में लग रहे हैं। तो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम सर, इधर भी एफबीडी, अरे भाई साहब जिधर जाओ उधर एफबीडी। 2 kg बेटा, तो नीचे लगेगा 20 न्यूटन, इधर लगेगा एफ, इधर लगेगा फ्रिक्शन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एन। क्लियर है सीन? थोड़ा एफ को इधर नहीं इधर लिख देंगे। सबसे पहला काम ए, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, वर्क डन बाय वेट लिखेंगे पहले, सबसे पहले छोड़ो, तो बोलता वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बोलो। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये लिख सकते हैं सर यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, मतलब ये सर एफ कितना है हमारा, एफ 10 न्यूटन, तो लिख दो यहाँ पे 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर हमारा 5, इंटू एंगल कितना है उनके बीच का, cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है सर 1, एफ एस cos 0 1। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50 न्यूटन नहीं सर, न्यूटन मीटर मतलब जूल हो गया। ऐसे दूसरा किसके लिए लिखना है बोलो जल्दी से, वर्क डन फॉर, बोलो लिखो आप साथ साथ लिखो भी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं, या फिर ग्रेविटी से अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मत लिखो, वर्क डन बाय वेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय वेट। वेट कहाँ लग रहा है बेटा, वर्टिकली नीचे, तो लिख देते हैं बेटा यहाँ पे वर्क डन बाय वेट।
क्या रहेगा बेटा, वर्क डन बाय वेट फोर्स, वेट फोर्स लिखेंगे, वेट ही खुद फोर्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्क डन बाय वेट, चलो वेट फोर्स छोड़ो, वेट फोर्स, क्या लिखेंगे, वर्क डन इज बाई फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब लिख सकते बेटा यहाँ पे अपन एफ एस कॉस थीटा, व्हाट इज एफ, वेट कितना है, वेट है सर 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और एंगल कितना है सर 90। देखो ना, वेट लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 0, तो है 0 जूल। नो वर्क इज डन बाय द वेट फोर्स। नेक्स्ट लिख लेंगे बेटा यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो इट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, अगेन वही वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, एफ एस कॉस थीटा, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा, n 20 जितना ही, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू कॉस 90 मतलब 0, तो आंसर हो जाएगा 0 जूल, खत्म। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, ए बी सी डी, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, भाई वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या बेटा आपका, बेसिकली एफ एस कॉस थीटा। अब एफ कितना है आपका, देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा एफ, इट इज म्यू एम जी, सॉरी नॉट म्यू एम जी, इट इज म्यू टाइम्स एन, लेकिन एन ये केस में कितना है हमारा एम जी, इसलिए म्यू एम जी, अगर इंक्लाइन होता तो एन एम जी नहीं होता, एन एम जी कॉस थीटा होता है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे म्यू है हमारा, म्यू तो म्यू ही है, म्यू कितना दिया है, अच्छा 0.25 दिया है, 0.25, एम कितना है हमारा, एम जी कितना है हमारा 20, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा बेटा 1/4 मतलब 5 न्यूटन्स, 5 न्यूटन्स। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे लिख देंगे अपन 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल, क्या है देखो, डिस्प्लेसमेंट है आगे और फ्रिक्शन है पीछे, तो एंगल है 180, तो आंसर विल बी इज इक्वल्स टू -25 जूल। सो व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अभी वर्क डन स्केलर है या वेक्टर है, सर वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ सर वेक्टर क्वांटिटी। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी, मतलब W नेट क्या रहेगा, फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स, वर्क डन बाय थर्ड फोर्स, वर्क डन बाय फोर्थ फोर्स, तो क्या रहेगा बेटा, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, देखो गिनो 50 अधिक 0 अधिक 0 अधिक -25, तो नेट वर्क डन रहेगा सर 25 जूल, कितना रहेगा सर नेट वर्क डन 25 जूल। अब सर इतना करने की जरूरत थी क्या, अगर हमको डायरेक्ट नेट वर्क डन पूछा होता तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज नथिंग बट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यस सर, इससे भी यही आंसर आएगा, नेट वर्क निकाला है ना सर तो नेट फोर्स निकाल लो, नेट वर्क निकाला है ना सर तो नेट फोर्स निकाल लो। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देखो नेट फोर्स, एन को तो एम जी बैलेंस कर लेगा, एफ लग रहा है 10 न्यूटन आगे, फ्रिक्शन लग रहा था 5 न्यूटन पीछे, तो नेट फोर्स कितना है बॉडी में, नेट फोर्स एफ नेट है सर 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का 5 मीटर, एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0। सो व्हाट इज नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट, तो सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, इट इज 5, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज 5, एंड व्हाट इज कॉस 0 डिग्री, इट इज 1, तो आंसर हो जाएगा 25 जूल, आंसर हो जाएगा 25 जूल, दैट्स इट, खत्म। बस ये आपको फील करवाने के लिए कि अगर एंगल्स डिफरेंट रहे, जैसे इस केस में 0 है, इस केस में 90 है, इस केस में 90 है, इस केस में 180 है, तो आंसर्स पॉजिटिव 0 नेगेटिव ऐसे आते हैं, इसलिए मैंने इतना आपको ये करके
बताया ताकि आपको फील आ जाए। हाँ, जब कभी अपन वर्क डन बोलते हैं बेटा, तो एक तो ये नेट वर्क डन बोलते होंगे, मतलब सभी फोर्सेस का एमलगेशन की वजह से जो वर्क डन, या फिर वर्क डन इज ओनली ऑलवेज बिकॉज ऑफ अ सर्टन फोर्स, किसी फोर्स की वजह से अपन वर्क डन की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स। तो जब हम बोलते हैं वर्क डन, तो पहला सवाल ये आना चाहिए कि बाय विच फोर्स, कौन सा फोर्स है, क्योंकि अलग अलग फोर्स से तो वर्क डन अलग अलग है। तो वर्क डन बाय विच फोर्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। सो दिस इज द वर्क डन का थोड़ा सा छोटा सा पिल्लू सा बेसिक डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए ये है। अब इसके ऊपर पढ़ेंगे अपन अगले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के इसमें सिर्फ हमने देखा कि व्हाट इज वर्क डन, और उसके थोड़ा एक न्यूमेरिकल देख के समझने की कोशिश किया, तो हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन। एक न्यूमेरिकल मैं और यहाँ पे ले लेता हूँ इंक्लाइन सरफेस में, बाद में हम रुक जाएंगे, ठीक है। प्लेन का ले लिया तो इंक्लाइन का भी ले लेता हूँ। अब जैसे देखो इस केस में अगर मान लो आपको फ्रिक्शन नहीं दिया होता, 0.25, तो क्या होता, नेगेटिव वर्क डन होता ही नहीं, फ्रिक्शन लगता ही नहीं, फ्रिक्शन लगता ही नहीं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं, नेगेटिव वर्क होता ही नहीं, तो ये W4 होता ही नहीं, तो ये -25 होता ही नहीं, तो आंसर आता 50 जूल। आंसर कितना आता 50 जूल। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होता हमारा 10 जूल, तो आंसर कितना आता 50 जूल। देखो ना नेट फोर्स कितना होता है यहाँ पे हमारा, आंसर आता 50, आंसर आता आपका, फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं आपको 10 10 10, तो नेट वर्क डन कितना आता है, नेट 50 जूल, 50 जूल। यहाँ पे क्या होता है नेट फोर्स 10 10 × 5 कितना हो जाते हैं 50, खत्म, नेगेटिव वर्क कोई है ही नहीं। तो इसलिए जब हमने लिखा था स्मूथ सरफेस, कौन सा सरफेस, स्मूथ सरफेस, तो फोर्स इधर लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहे हैं, सो व्हाट इज वर्क डन, इट इज Fs cos थीटा। F कितना 10, S कितना 5, एंगल कितना 0 तो 1, तो मतलब cos 0 1, तो एंगल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 जूल, खत्म, इतना शॉर्ट में। क्योंकि नेगेटिव अपोजिट वर्क डन है ही नहीं, अपोजिट वर्क डन कोई है ही नहीं इस केस में। क्लियर है बेटा। चलो एक फास्ट में इंक्लाइन सरफेस वाला न्यूमेरिकल देख लेते, देन वी विल स्टॉप। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है अपना, देखो एक मैंने आपको यहाँ पे रफ सरफेस से लेंगे अपन, स्मूथ सरफेस से लेंगे, कि स्मूथ सरफेस पे मतलब जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया 5 kg का। तो इसके द्वारा जब ये ब्लॉक 5 मीटर नीचे आएगा, कितना मीटर नीचे आएगा 5 मीटर, कौन से फोर्स से द्वारा कितना वर्क डन होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम निकाल लेते भाई साहब। तो ये है mg, नीचे क्या लगेगा हमारा mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स इट, खत्म। अब चाहो तो आप mg को यहाँ पे रिजॉल्व भी कर सकते हैं या फिर मत भी करो, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से आपको आंसर निकाल के बताता हूँ। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर, नहीं, बस इसको आप रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो, मैं रिजॉल्व ना करते हुए आपको निकाल के बताता हूँ, बाद में रिजॉल्व करके भी निकाल के बताता हूँ, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है सर, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है नीचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए फास्ट में, कि वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट। तो क्या रहेगा बेटा वर्क डन, इट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या रहेगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा Fs cos थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो फोर्स कितना है बेटा mg, mg मतलब कितना लिख देंगे बेटा 50, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा हमारा 5, ये लिख देंगे 5। और रही बात एंगल की, तो किसके बीच का एंगल, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो देखो अगर आपको पता होगा तो ये जो एंगल होता है बेटा, अगर ये 37 है, अरे थीटा तो नहीं दिया सर आप लोगों ने, तो ये ले लो 37 डिग्री। मान लो अगर ये 37 है तो ये भी हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 53। तो एंगल कितना हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का एंगल, ये अगर 37 है ना बेटा, अगर आपका ये 37 है थीटा, तो ये भी हो जाएगा बेटा 37। तो ये एंगल दोनों 90 होता है, ये कितना होता है 90, उसमें से अगर ये 37 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 53। तो लिख देंगे यहाँ पे अपन कितना cos 53, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे cos ऑफ 53 डिग्री। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा 250 इंटू cos 53, मतलब हो जाता है हमारा 3/5, 5 1 0 5 50,000, आंसर हो जाएगा सर 150 जूल। कितना जूल, 150 जूल। और सेकंड दूसरा फोर्स कौन सा है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन। सो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बेटा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लिखेंगे यहाँ पे Fs cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा सर, देखो अगर ये mg है तो ये हो जाएगा मेरा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। मतलब अगर सर ये mg की वैल्यू कितनी है मेरी 50, कितनी है सर 50,
तो 50 cos 37 कितना हो जाएगा? 50 cos 37 हो जाएगा सर 40 न्यूटन्स, और ये हो जाएगा सर 30 न्यूटन्स, 50 sin 37 30 न्यूटन्स। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? mg cos थीटा, mg cos थीटा कितना है? 40। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था कि फोर्स कितना है मेरा? mg cos थीटा, ये मेरा फोर्स है, ये cos, ये एंगल अलग है ना? mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? डिस्प्लेसमेंट है मेरा s, इंटू एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन, एंगल कितना है? 90, तो cos 90, और इतना सब करके सर बाद में पता चला कि cos 90 तो 0 है, तो ये हो गया 0, खत्म। नो वर्क डन, 0 जूल, नो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका फास्ट में देख लेते हैं। यहीं पे इसी ब्लॉक को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, इसी mg को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा mg sin थीटा, जो कि आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये हो रहा है मेरा नॉर्मल रिएक्शन। बस अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है सर? नीचे। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है बेटा? 90। तो ये फोर्स की वजह से कोई वर्क डन होगा? नहीं सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू mg cos थीटा। तो वेट के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। वैसे नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को वापस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी क्या रहेगा? 0, क्योंकि फोर्स इज अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर जो mg sin थीटा है वो तो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन बाय mg sin थीटा, वर्क डन बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, लिख देंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, कितना होगा? fs cos थीटा, कितना है? f मेरा mg sin थीटा, f कितना है मेरा? mg sin थीटा, इंटू s कितना है मेरा? डिस्प्लेसमेंट s, और एंगल कितना है सर किसके बीच में? mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट, mg sin थीटा भी सर नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एंगल है 0, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं cos ऑफ 0 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा सर मेरा mg sin थीटा इंटू s। mg कितना है सर मेरा? mg है सर मेरा 50, sin थीटा, थीटा कितना है? 37, sin 37 होता है सर मेरा 3/5, इंटू डिस्प्लेसमेंट सर 5, 5 5 खपच खुपच, आंसर आ जाएगा बेटा 150 जूल, वही आंसर आया। और अगर आप इसको बहुत गौर से देखें ना, वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट, अगर आप इसको बहुत गौर से देखें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? fs cos, cos कितना? cos कितना? cos कितना? cos कितना लिखा है हमने? cos यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आंसर क्या है? mg sin थीटा, sin कितना लिखा है आपने यहाँ पे? sin 37, सॉरी sin कितना? हाँ sin 37, sin 37 मतलब ही क्या होता है सर? cos 53। अगर आप गौर से देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स मतलब mg इंटू s, और इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 53, वही आ रहा है। तो कोई एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप दोनों भी ध्यान में रखते हो, ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए दोनों चीज बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको एक बाइफर्केशन मिल जाए कि कौन सा चीज, मतलब देखो ये अपना अपना चॉइस है, जिसको कोई पहली चीज पसंद आती है वो पहली चीज फॉलो करे, जिसको फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो, उसके बीच का एंगल लिखो, आंसर निकालो, ये पसंद आता है वो फॉलो करे, या फिर जिसको फोर्स का कंपोनेंट लेके इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाले, वो पसंद आता है वो निकाले। तो जिसका अपना अपना एक सोच है, ऐसे नहीं कि ये चीज सबको फिट हो, जो मुझे फिट हो सबको फिट हो, ऐसा जरूरी नहीं। जो सबको जिसको जो अच्छा लगे वो वैसे निकाल सकता है। मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा सीधा फोर्स पकड़े, डिस्प्लेसमेंट पकड़े और उनके बीच का एंगल लिख दे उनके बीच में, दैट इज द वर्क डन, खत्म। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम का कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम का मैग्नीट्यूड लिख दे, दैट्स इट। क्लियर है सीन यहाँ तक? तो इस वीडियो में हमने बस बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्या क्या फोर्स के डेफिनेशंस हो सकते हैं वो देखे, यूनिट ऑफ फोर्स देखा, और दो न्यूमेरिकल्स, एक नॉर्मल सरफेस पे जो कि रफ सरफेस था और स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पे यहाँ पे देखने की कोशिश किया। फ्रिक्शन होता तो ज्यादा दिक्कत नहीं बेटा, जितना फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो म्यू एम जी इंटू एस इंटू -1। क्यों सर? क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ एस कॉस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है यहाँ पे? बोलो म्यू एम जी कॉस थीटा, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके बेटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस, और एंगल कितना होता है बेटा? कॉस 180। कॉस 180 मतलब होता है हमारा -1। फ्रिक्शन होता पीछे, डिस्प्लेसमेंट होता आगे, इसलिए कॉस 180 मतलब -1। ये होता वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर होता तो रफ सरफेस। क्लियर है सीन यहाँ तक? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।